हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाएं आरआरबी एनटीपीसी में जो है पूछे गए प्रश्नों का जो है सटीक विश्लेषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें आता है, बैरन द्वीप जो है कहाँ अवस्थित है। बैरन द्वीप के बारे में पूछा है। तो बैरन द्वीप जो है, पहले इसका जो है भौगोलिक स्थिति इसमें देखेंगे। तो बैरन द्वीप जो है अंडमान सागर में स्थित है। यह केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर के व्यास यानी डायमीटर में जो है यह फैला हुआ है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी की विशेषता। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। यह न केवल भारत का बल्कि पूरे दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया का एकमात्र सक्रिय जो है एक्टिव ज्वालामुखी है। नेक्स्ट आता है इसमें ज्वालामुखी का प्रकार। ज्वालामुखी का प्रकार, यह एक जो है स्ट्रेटो वोल्केनो है जो राख और लावा और चट्टानों की परतों से यह बना हुआ है। नेक्स्ट है विस्फोट का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ इरप्शन की बात करें तो इसका पहला दर्ज जो है विस्फोट का 1787 ईस्वी में देखने को मिला था। लगभग जो है 150 वर्षों तक शांत रहने के बाद यह 1991 में फिर से जो है सक्रिय हो चुका है। नेक्स्ट है इसके बाद 1994, 95 और 2005 में भी इसमें गतिविधियां जो है देखी गई है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2017 में इसमें फिर से राख और लावा निकलता देखा गया था और तब से यह समय समय पर सक्रिय होता रहता है। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है निर्जन द्वीप की बात करें। जैसा कि इसके नाम बैरन यानी बैरन मतलब बंजर से स्पष्ट है कि यहाँ कोई मानव आबादी नहीं रहती। यह पूरी तरह से जो है वीरान है। प्रवेश और पर्यटन की बात करें तो इस द्वीप पर जो है पैर रखने की अनुमति नहीं है। पर्यटन केवल जहाज या क्रूज के माध्यम से दूर से ही इसे देख सकते हैं। इसके लिए पोर्ट ब्लेयर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अनुमति जो है इसको लेनी पड़ती है। नेक्स्ट इसमें आता है स्कूबा डाइविंग की बात करें तो इस द्वीप के आसपास का पानी स्कूबा डाइविंग के लिए जो है प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ की समुद्री दुनिया जो है और काले लावा वाला जो है वाली चट्टानें बहुत ही अनोखा दृश्य जो है यह प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा जो है 31 मार्च 1867 को बॉम्बे, जिसको अब मुंबई में जो है किया गया था। यानी प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है किया गया है। इस संस्था के बारे में कुछ मुख्य बिंदु जो है नीचे हैं। प्रेरणा की बात करते हैं तो इसकी स्थापना का प्रेरणा जो है केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है इस जो है प्रार्थना समाज के प्रमुख सदस्य, हालांकि इसकी शुरुआत जो है आत्माराम पांडुरंग ने की थी, लेकिन इसे जो है सबसे अधिक प्रसिद्धि और मजबूती जो है महादेव गोविंद रानाडे के जुड़ने के बाद मिली। इसके अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों में आरजी भंडारकर और एनजी चंदावरकर जो है इसमें शामिल थे। इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य जो है जाति प्रथा का जो है विरोध करना था, स्त्री शिक्षा को जो है बढ़ावा देना था, विधवा विवाह को जो है समर्थन करना जो है इसका प्रमुख उद्देश्यों में से एक था। नेक्स्ट है इसके उद्देश्य में बाल विवाह जैसी कुरीतियों को जो है समाप्त करना, एक ईश्वर की पूजा यानी कि मोनोथिज्म पर जो है जोर देना। यह समाज जो है ब्रह्म समाज के सिद्धांतों से काफ़ी मिलता जुलता था, लेकिन इसका जो है मुख्य ध्यान धार्मिक सुधारों के साथ साथ सामाजिक सुधारों पर जो है अधिक देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, केंद्रीय जो है मंत्री परिषद के 3 स्तर कौन कौन होते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद के 3 स्तर। तो भारत के संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री परिषद जो है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्रियों की 3 मुख्य श्रेणियां होती है। इन्हें अक्सर जो है मंत्री परिषद के 3 स्तर यानी टायर्स कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें कैबिनेट मंत्री पहला होता है। कैबिनेट मंत्री ये सरकार के सबसे शक्तिशाली और वरिष्ठ मंत्री होते हैं। इनके पास सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। कैबिनेटों की जो है बैठकों में केवल यही मंत्री भाग लेते हैं और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले जो है इन्हीं के द्वारा जो है यानी कैबिनेट मंत्री के द्वारा जो है लिया जाता है।
नेक्स्ट आता है राज्य मंत्री, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। राज्य मंत्रियों को दो उप श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है स्वतंत्र प्रभार यानी इंडिपेंडेंट चार्ज। ये मंत्री जो है अपने छोटे मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं, ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं और कैबिनेट मंत्री के अधीन काम नहीं करते। हालांकि ये कैबिनेट की बैठकों में तभी शामिल होते हैं जब उन्हें विशेष रूप से जो है बुलाया जाता है। कैबिनेट मंत्री के सहायक, ये राज्य मंत्री किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन जो है काम करते हैं और उनके काम के बोझ को हल्का करने में जो है उनको मदद करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है उप मंत्री। डिप्टी मिनिस्टर की बात करें तो उप मंत्री ये सबसे निचले स्तर के जो है मंत्री होते हैं। इनके पास किसी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। इनका मुख्य काम जो है कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में जो है सहायता प्रदान करना होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं विशेष नोट। इन तीनों श्रेणियों के शीर्ष पर प्रधानमंत्री होते हैं जो पूरी मंत्रिपरिषद का जो है नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें दौलताबाद में जो है कौन कौन सा स्मारक है। दौलताबाद के स्मारक के बारे में पूछा है तो इसका राइट आंसर जो है दौलताबाद किला, जिसे देवगिरी किले के नाम से भी जाना जाता है। अपनी अभेद्य संरचना और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए जो है यह दौलताबाद का स्मारक प्रसिद्ध है। इस किले के परिसर के भीतर स्थित प्रमुख स्मारक जो है, बहुत सारे स्मारक हैं, तो इसमें जो है कौन कौन है आगे देखते हैं। इसमें जो है चांद मीनार है। यह किला का जो है सबसे आकर्षक स्मारक है। कौन सा? चांद मीनार। इसकी ऊंचाई लगभग जो है 63 से 65 मीटर है और यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची मीनार, कुतुब मीनार के बाद जो है यह चांद मीनार जो है यह मानी जाती है। नेक्स्ट है, इसे 1445 में अलाउद्दीन बहमनी ने किले पर अपनी जीत की खुशी में बनवाया था। इस पर फारसी नीली टाइलों का जो है काम इसमें देखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें दूसरा चीनी महल आता है। चीनी महल की बात करते हैं तो यह एक जो है 2 मंजिला इमारत है जिसे कभी नीली चीनी मिट्टी की टाइलों से सजाया गया था, जिसके कारण इसका नाम जो है चीनी महल पड़ा है। नेक्स्ट आता है, इसका उपयोग शाही कारागार के रूप में किया जाता था। गोलकुंडा के अंतिम राजा अबुल हसन तानाशाह को जो है औरंगजेब ने यहीं 12 वर्षों तक जो है कैद करके रखा था। नेक्स्ट आता है भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर जो यह किले की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। मूल रूप से जो है यह एक मंदिर था जिसे बाद में मस्जिद यानी जामा मस्जिद में जो है इसको बदल दिया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद जो है इसमें भारत माता की मूर्ति स्थापित की गई और अब इसे भारत माता मंदिर के रूप में जो है जाना जाता है। नेक्स्ट है अंधेरी, डार्क पैसेज। यह शत्रुओं को भ्रमित करने के लिए बनाया गया एक टेढ़ा मेढ़ा अंधेरा रास्ता है। इसमें दुश्मनों को फंसाने के लिए लोहे की जालियां, गर्म तेल डालने के छिद्र और जहरीले धुएं की व्यवस्था जैसे सुरक्षा के अनोखे इंतजाम किए गए थे। नेक्स्ट आता है इसमें स्मारक के रूप में बरादरी आता है। बरादरी की बात करें तो यह किले के शिखर के पास स्थित एक अष्टकोणीय इमारत है। यह जो है मुगल सम्राटों, विशेष रूप से शाहजहां का पसंदीदा जो है ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल था। यहाँ से आसपास का शानदार दृश्य दिखाई देता था। नेक्स्ट स्मारक के रूप में आता है हाथी हौद। एलिफेंट टैंक की बात करें तो हाथी हौद में जो है एक प्रकार का जो है यह पानी एक विशाल टैंक था जिसका उपयोग हाथियों को नहलाने और किले के लिए पानी जमा करने के लिए जो है हाथी टैंक, एलिफेंट टैंक का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है कैनॉन्स यानी तोपे की बात करें तो किले में कई ऐतिहासिक तोपें रखी गई हैं, जिनमें जो है मेढ़ा तोप की बात करें सबसे प्रसिद्ध है। इसका अग्रभाग मेढ़े यानी रैम जैसा दिखता है। इसके अलावा दुर्गा तोप और काला पहाड़ तोपें भी दर्शनीय है। इनके अलावा यहाँ सरस्वती बावड़ी यानी सीढ़ीदार कुआं, रंग महल और यादव काल की 10 अधूरी गुफाएं भी देखने को मिलती है। ये सभी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट स्मारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है संविधान के अनुच्छेद 6 में क्या क्या प्रावधान है। तो संविधान के आर्टिकल 6 से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आए यानी प्रवास किया था। चूंकि विभाजन के समय बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ था, इसीलिए यह अनुच्छेद तय करता है कि किसे भारत का नागरिकता
माना जाएगा। अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को संविधान लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि वह जो है कुछ शर्तों को जो है पूरा करेगा तब उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। इन शर्तों में जो है सबसे पहले मूल पात्रता बेसिक एलिजिबिलिटी जो है व्यक्ति की नागरिकता के लिए पहली शर्त क्या होना चाहिए, तो वह जो है स्वयं या उसके माता पिता में से कोई या उसके दादा दादी नाना नानी में से कोई अविभाजित भारत या भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत परिभाषित भारत में पैदा हुआ हो तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। आगमन की तिथि के आधार पर 2 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। अनुच्छेद 6 में प्रवासियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहले आता है 19 जुलाई 1948 से पहले आने वाले व्यक्ति, और नेक्स्ट इसमें है यदि कोई व्यक्ति जो है 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया था तो वह जो है अपने आगमन की तारीख से ही भारत का जो है सामान्य निवासी माना जाएगा और उसे स्वतः नागरिकता जो है मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आने वाले व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति जो है इस तिथि को या इसके बाद भारत आया तो उसे नागरिकता पाने के लिए एक आवेदन यानी एप्लीकेशन देना होगा, जिसके बाद जो है उसको नागरिकता मिलेगी। आवेदन करने से पहले उसे कम से कम 6 महीने तक जो है भारत में अनिवार्य करना है। इसके बाद ही उसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के माध्यम से नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता था। यह तिथि जो है 19 जुलाई 1948 क्यों महत्वपूर्ण है? दरअसल इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच अनुमति प्रणाली यानी परमिट सिस्टम लागू की गई थी। इसके तहत लोगों के आने जाने के लिए आधिकारिक अनुमति की आवश्यकता तो होने लगी थी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 6 की बात करते हैं। केवल संविधान लागू होने के समय की नागरिकता की बात करता है। वर्तमान में नागरिकता संबंधी नियम नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में जो है द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई थी? तो भारत में जो है द्वैध शासन प्रणाली के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो है भारत में द्वैध शासन प्रणाली डायरची प्रणाली जो है मुख्य रूप से 2 चरणों में लागू की गई थी, लेकिन जब हम प्रांतों में द्वैध शासन की बात करते हैं तो इसका संबंध 1919 के अधिनियम से हो जाता है। यहाँ जो है इसका विस्तृत विवरण है। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है के तहत पहली बार प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट है लागू होने का वर्ष 1921 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में इस अधिनियम को लाया गया था और लागू जो है 1921 में हुआ। अधिनियम 1919 का था लेकिन कार्यान्वयन जो है 1921 में देखने को मिला था। नेक्स्ट आता है कार्य प्रणाली की बात करते हैं तो इसके तहत जो प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। आरक्षित विषय की बात करते हैं रिजर्व सब्जेक्ट जैसे पुलिस न्याय वित्त और भू राजस्व। इन पर निर्णय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद लेती थी जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। नेक्स्ट आता है हस्तांतरित विषय ट्रांसफर सब्जेक्ट की बात करें जैसे शिक्षा स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन। इन पर निर्णय गवर्नर उन मंत्रियों की सलाह पर लेता था जो विधान परिषद के प्रति जो है उत्तरदायी होते थे। नेक्स्ट आता है इसमें केंद्र में जो है द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन 1935 जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से एक बड़ा बदलाव किया गया। प्रांतों से जो है द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और उन्हें प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनोमी जो है कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है केंद्र में शुरुआत। अब द्वैध शासन को केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर जो है लागू किया गया, जहां भी विषयों को आरक्षित यानी कि रक्षा विदेश मामले धार्मिक मामले और हस्तांतरित श्रेणियों में जो है बांट दिया गया था। नेक्स्ट आता है इसमें महत्वपूर्ण स्टेटमेंट की बात करते हैं की फैक्टर। तो प्रांतों में द्वैध शासन जो 1919 का अधिनियम लागू हुआ 1921 ईस्वी में। केंद्र में द्वैध शासन 1935 का अधिनियम के तहत लगा और इसमें द्वैध शासन जो है शब्द ग्रीक शब्द डायआर्की से आया है जिसका अर्थ है दोहरा शासन। भारत में इस प्रणाली का विचार लियोनल कार्टियस ने जो है इस द्वैध शासन का जन्मदाता इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मौर्य उत्तर काल में सामंत को क्या कहा जाता था? मौर्य उत्तर काल में जो है सामंत को, तो मौर्य उत्तर काल जो है
पोस्ट मौर्यन पीरियड जो है उसके बाद के प्रारंभिक मध्यकाल में सामंत शब्द का अर्थ और उसके लिए प्रयुक्त शब्दावली समय के साथ बदलती रही। सामंत व्यवस्था का विकास मुख्य रूप से गुप्त काल और उसके बाद के समय जो है से अधिक स्पष्ट देखने को मिला है। मौर्य उत्तर और जो है गुप्त उत्तर काल में सामंतों के लिए जो है निम्नलिखित प्रमुख शब्दों का प्रयोग किया जाता था। सामंत की बात करते हैं, इसकी शुरुआत में सामंत का अर्थ केवल जो है पड़ोसी होता था। क्या होता था? सामंत का मतलब पड़ोसी होता था, लेकिन धीरे धीरे इसका अर्थ बदलकर ऐसे अधीनस्थ शासक सबऑर्डिनेट रूलर के लिए होने लगा जिसमें युद्ध में हार स्वीकार कर ली और मुख्य राजा को कर यानी टैक्स देता हो। नेक्स्ट आता है इसमें महासामंत। महासामंत की बात करते हैं, जब किसी सामंत की शक्ति बढ़ जाती थी या वह कई छोटे सामंतों का प्रमुख बन जाता था तो उसे महासामंत कहा जाता था। यह पद काफी शक्तिशाली होता था और इनके पास अपनी निजी सेना भी होती थी। राजा और महाराजा की बात करें, कई बार छोटे क्षेत्रों के सामंतों को राजा या महाराजा की उपाधि भी दी जाती थी, लेकिन वे चक्रवर्ती सम्राट के अधीन ही कार्य किया करते थे। नेक्स्ट आता है अन्य महत्वपूर्ण पदनाम। विभिन्न क्षेत्रों और कालखंडों में सामंतों के लिए कुछ अन्य शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। भोगी की बात करते हैं, भोगिक वह व्यक्ति जो राजा की ओर से किसी क्षेत्र के भोग यानी राजस्व टैक्स का उपभोग करता था उसको भोगिक बोला जाता था। नेक्स्ट है मंडलेश्वर, किसी मंडल या विशिष्ट क्षेत्र का प्रमुख सामंत जो है मंडलेश्वर कहलाता था। ठाकुर की बात करते हैं, बाद के काल में सामंतों के लिए इस शब्द का प्रचलन देखने को मिला, ठाकुर। नेक्स्ट आता है इसमें सामंतों के प्रमुख कार्य। सामंतों के प्रमुख कार्य में जो है सैनिक सहायता, युद्ध के समय जो है अपने मुख्य राजा सम्राट को सेना उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है राजस्व वसूली, अपने क्षेत्र से कर इकट्ठा करना और उसका एक हिस्सा सम्राट को भेजना जो है सामंतों के प्रमुख कार्यों में से एक था। नेक्स्ट है दरबार में जो है उपस्थिति, विशेष अवसरों पर सम्राट के दरबार में उपस्थित होकर अपनी निष्ठा प्रदर्शित करना उसका मुख्य उद्देश्य था। एक रोचक तथ्य, हर्षवर्धन के काल यानी 7वीं शताब्दी तक आते आते सामंत इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वे अपनी अलग प्रशासनिक व्यवस्था चलाने लगे थे, जिससे आगे चलकर भारत में सामंतवाद की नींव जो है मजबूत हुई देखने को मिला था। नेक्स्ट आता है स्पेक्ट्रम का निर्माण जो है किससे होता है। स्पेक्ट्रम का निर्माण साइंस से संबंधित प्रश्न है, इसका राइट आंसर विज्ञान और भौतिकी के संदर्भ में। स्पेक्ट्रम का निर्माण जो है मुख्य रूप से विक्षेपण यानी डिस्पर्सन की प्रक्रिया के कारण होता है। किससे? तो विक्षेपण से होता है। सरल शब्दों में कहें तो जब सफ़ेद प्रकाश व्हाइट लाइट किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है और अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है तो उसे स्पेक्ट्रम जो है कहा जाता है। स्पेक्ट्रम के निर्माण के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। तो पहला है सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश का स्रोत जो है। नेक्स्ट आता है स्पेक्ट्रम बनाने के लिए जो है सबसे पहले प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश या किसी बल्ब की सफ़ेद रोशनी असल में 7 अलग अलग रंगों जिसमें बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल यानी विबग्योर का जो है मिश्रण होता है। नेक्स्ट है माध्यम का अंतर जो है प्रिज्म और जो है मीडियम। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम जैसे हवा से दूसरे माध्यम जैसे कांच का प्रिज्म या पानी की बूंद में प्रवेश करती है तो उसकी गति जो है क्या हो जाता है, बदल जाती है। प्रिज्म की बात करते हैं, प्रयोगशाला में स्पेक्ट्रम बनाने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग सबसे अधिक जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पानी की बूंदें। प्रकृति में इंद्रधनुष रेनबो बनाने के समय बारिश की बूंदें प्रिज्म की तरह जो है यह काम करती है। नेक्स्ट है अपवर्तन और विक्षेपण, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन। यह स्पेक्ट्रम बनने की जो है मुख्य प्रक्रिया है। सफ़ेद प्रकाश में मौजूद हर रंग की तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ अलग अलग होती है। नेक्स्ट है जब यह प्रकाश प्रिज्म के अंदर जाता है तो अलग अलग रंगों की किरणें अलग अलग कोण यानी एंगल पर मुड़ती है। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होती है। लाल रंग की वेवलेंथ जो है सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग सबसे ज़्यादा मुड़ता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य जो है वेवलेंथ सबसे कम होती है। यही कारण है कि सफ़ेद रोशनी अलग अलग रंगों की एक पट्टी के रूप में बाहर निकलती है, इसे हम जो है स्पेक्ट्रम कहते हैं।
अब स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं, तो स्पेक्ट्रम के प्रकार देखेंगे तो पहले दृश्य स्पेक्ट्रम, जो रंग हमें दिखाई देते हैं जैसे इंद्रधनुष, ये दृश्य स्पेक्ट्रम होते हैं। फिर है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसमें वे किरणें भी शामिल होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते जैसे रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा किरणें जो है ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जब आप एक स्केल या पानी के फव्वारे को धूप में रखते हैं तो आपको जो रंगीन पट्टी दिखाई देती है वह क्या कहलाता है, वही जो है स्पेक्ट्रम होता है। नेक्स्ट है मनरेगा योजना क्या क्या होता है। मनरेगा योजना के बारे में, तो मनरेगा मतलब फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है यह मनरेगा का फुल फॉर्म होता है। भारत सरकार द्वारा लागू की गई दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम का अधिकार, राइट टू वर्क प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं और प्रावधान जो है, मनरेगा का मुख्य उद्देश्य हम लोग जो है देखेंगे, इसका जो है प्राथमिक लक्ष्य ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देता है। इस योजना की जो है प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। इसमें जो है प्रमुख विशेषता की बात करें तो काम की मांग जो है, यह एक मांग आधारित योजना है, यानी जब कोई व्यक्ति काम मांगता है तो सरकार उसे काम देने के लिए बाध्य होती है। समय सीमा की बात करते हैं तो आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान किया जाना अनिवार्य है। बेरोजगारी भत्ता जो, यदि सरकार आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम देने में विफल रहती है तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता पाने का जो है हकदार होता है। इसमें जो है महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो इसमें कम से कम 1/3 की बात करें तो यानी 33% जो है लाभार्थी महिला होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कार्यस्थल की दूरी। आमतौर पर जो है काम जो है आमतौर पर आवेदक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में दिया जाता है। यदि काम 5 किलोमीटर से दूर है तो उसे 10% अतिरिक्त मजदूरी प्रदान की जाती है। किस प्रकार के काम किए जाते हैं, तो मनरेगा के तहत मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे से संबंधित काम किए जाते हैं, जैसे जल संरक्षण, तालाबों की खुदाई, चेक डैम का निर्माण और जल संचयन करना जो है इसमें जो है काम किया जाता है। वनीकरण यानी पेड़ लगाना और जो है बागवानी करना भी इसमें काम का जो है इसमें मुख्य प्रकार है। नेक्स्ट है सिंचाई जो है, नहरों और सिंचाई सुविधाओं का निर्माण करना, भूमि विकास, बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना, ग्रामीण संपर्क, गांव में कच्ची पक्की सड़कों का निर्माण करना, आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शौचालय या घरों के निर्माण में सहायता करना। मजदूरी का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते या डाकघर खाते, डायरेक्ट डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जो है किया जाता है। अब मनरेगा के बारे में जो है, नरेगा और मनरेगा में एक महत्वपूर्ण अंतर है। शुरुआत में जो है इसे नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत जो है 2 फरवरी जो है के नाम से 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। बाद में इसको जो है 2 अक्टूबर 2009 को जो है इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है कर दिया गया। वर्तमान में भी जो है इसका नाम जो है चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कौन सा खनिज जो है प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा खनिज मदद करता है, तो राइट आंसर जो है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो पहले उसको देखते हैं कि प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कई खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन मैग्नीशियम सबसे प्रमुख उनमें से एक है। यहाँ उन प्रमुख खनिजों की सूची दी गई है जो इस प्रक्रिया में मदद करते हैं। तो मैग्नीशियम जो है यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु का जो है केंद्रीय परमाणु है। नेक्स्ट इसमें आता है, बिना मैग्नीशियम के क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो सकता और क्लोरोफिल के बिना पौधे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसीलिए यह प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य खनिज है। कौन सा, तो मैग्नीशियम। फिर लोहा भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लोहा क्लोरोफिल के संश्लेषण यानी सिंथेसिस के लिए
आवश्यक होता है। यह साइटोक्रोम जैसे एंजाइमों का हिस्सा है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान इलेक्ट्रॉन परिवहन यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो है मदद करता है। मैग्नीज और क्लोरीन की बात करते हैं। मैग्नीज और क्लोरीन ये दोनों खनिज प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के प्रकाशीय अपघटन जो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस प्रक्रिया में पानी के अणु टूटते हैं और ऑक्सीजन O2 मुक्त होती है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और NADPH का मुख्य घटक है। ये ऊर्जा अणु हैं जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनते हैं और बाद में ग्लूकोज बनाने में जो है मदद करते हैं। नेक्स्ट है पोटासियम की बात करते हैं। पोटासियम जिसको K से डिनोट करते हैं। इसमें जो है पोटेशियम जो है पत्तियों के रंध्रों यानी स्टोमाटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। रंध्रों के खुलने से ही कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पौधों के अंदर प्रवेश कर पाती हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए यह कच्चा माल साबित होता है। यदि पौधों में इनमें से किसी भी खनिज की कमी हो जाए तो उनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं जिसे क्लोरोसिस कहा जाता है और भोजन बनाने की उनकी क्षमता जो है कम हो जाती है। नेक्स्ट इसमें है खनिज और जो है मुख्य भूमिका जो है मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का मुख्य हिस्सा होता है। लोहा की बात करते हैं तो क्लोरोफिल निर्माण और इलेक्ट्रॉन परिवहन में जो है इसका मुख्य जो है काम होता है। मैग्नीज की बात करते हैं तो पानी को तोड़कर ऑक्सीजन को यह निकालता है। नेक्स्ट आता है पोटेशियम की बात करते हैं CO2 के प्रवेश करने के लिए रंध्रों को जो है यह नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 57 किस नदी पर है। यानी NH जो है 57 के बारे में पूछा है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 57 जिसे अब नए नंबरिंग सिस्टम के तहत NH 27 का हिस्सा बना दिया गया है मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी भाग से होकर गुजरता है। इस राजमार्ग के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है कोसी नदी है। इस राजमार्ग और संबंधित नदियों के बारे में मुख्य जानकारी हम लोग जो है इसमें प्राप्त करेंगे। तो मुख्य नदी जो है इसमें कौन सा है तो कोसी नदी है। NH 57 जो है अब क्या हो गया NH 27 हो गया पर कोसी नदी के ऊपर एक विशाल और ऐतिहासिक पुल बना है जिसे कोसी महासेतु के नाम से जाना जाता है। यह पुल निर्मली और भपटियाही को जोड़ता है। इस पुल के बनने से मिथिलांचल के दो हिस्सों पूर्वी और पश्चिमी के बीच की दूरी जो है बहुत कम हो गई है। अन्य नदियों की बात करें इसमें तो चूंकि यह राजमार्ग बिहार के उत्तर में गोरखपुर से पूर्णिया की ओर जाता है। यह कोसी के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण नदियों को भी पार करता है जिनमें शामिल है गंडक जो है मुजफ्फरपुर के पास पार करता है, बागमती नदी दरभंगा के पास, कमला बलान नदी जो है झंझारपुर के पास, महानदी जो है पूर्णिया की ओर जाते समय जो है इसमें पार करता है। यह राजमार्ग की विशेषता की बात करें तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर NH 57 भारत के पूर्व पश्चिम गलियारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं यह सड़क बिहार के प्रमुख शहरों मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया और पूर्णिया को जोड़ता है। संक्षेप में यदि आपसे किसी एक मुख्य नदी के बारे में पूछा जाए तो वह कोसी नदी है जिस पर बना महासेतु इस राजमार्ग की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि जो है मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें 92वां संविधान संशोधन किससे संबंध है। 92वां संविधान संशोधन के बारे में पूछा है तो 92वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2003 मुख्य रूप से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची यानी 8 शेड्यूल में संशोधन से संबंधित है जो भारत की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करती है। इस संशोधन के प्रमुख बिंदु जो है निम्नलिखित हैं। इसमें 4 नई भाषाओं को जो है जोड़ा गया है। इसमें जो है इस संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को शामिल किया गया था। इन्हें याद रखने का एक आसान तरीका BDMS है या इसको बोर्ड मास के तरह जो है याद जो है हम लोग कर सकते हैं। B से क्या होता है बोडो होता है, D से जो है डोंगरी होता है, M से मैथिली होता है, S से संथाली होता है। इसमें जो है भाषाओं की कुल संख्या की बात करें तो भाषाओं की कुल संख्या जो है इन 4 भाषाओं के जुड़ने से 8वीं अनुसूची में 18 भाषा थी।
92वें संविधान संशोधन के बाद जो आधिकारिक भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर 22 भाषा जो है यह हो गई है। भाषाओं का संक्षिप्त विवरण में बात करते हैं तो बोडो जो है मुख्य रूप से असम में बोला जाता है। डोंगरी जो है यह जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी जो है डोंगरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। मैथिली जो है बिहार के मिथिला क्षेत्र और नेपाल के कुछ हिस्सों में जो है मैथिली भाषा का प्रयोग किया जाता है। संथाली मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के संथाल जनजातीय समुदायों द्वारा जो है संथाली भाषा बोला जाता है। पृष्ठभूमि जो है भाषा संबंधी अन्य संशोधन। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ने के लिए अब तक 3 प्रमुख संशोधन हुए हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 की बात करते हैं जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को इसमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1909 का मार्ले मिंटो तथा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में क्या क्या अंतर दिया गया है, क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर 1909 और 1919 का अधिनियम भारतीय संवैधानिक इतिहास के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। जहां 1909 के अधिनियम ने सांप्रदायिकता के बीज बोए, वहीं 1919 के अधिनियम ने उत्तरदायी सरकार की दिशा में कदम बढ़ाया था। इनके 2 मुख्य अंतर विशेषता जो है नीचे दिया गया है। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार की बात करते हैं। इस अधिनियम का नाम जो है तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मार्ले और जो है वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर जो है रखा गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करते हैं, कम्युनल इलेक्टोरेट। इसकी सबसे विवादित विशेषता जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था थी। इसका मतलब था कि मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। यहीं से लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाने लगा था। परिषद की विस्तार की बात करते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में जो है वृद्धि देखने को मिला था। नेक्स्ट आता है कार्यकारिणी में भारतीयों का प्रवेश। पहली बार जो है किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय सदस्य जो थे विधि सदस्य इसमें बने थे। नेक्स्ट आता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है, इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय जो है वायसराय थे। प्रांतों में द्वैत शासन डायरची, जैसा कि हमने पहले चर्चा किया, प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में बांट दिया गया था। यह शासन की एक जटिल प्रणाली का एक हिस्सा था। द्विसदनीय व्यवस्था की बात करते हैं। बायकैमरलिज्म, केंद्र में पहली बार 2 सदनों राज्य परिषद और विधान परिषद वाली विधायिका की शुरुआत हुई, जैसा आज हमारी लोकसभा और राज्यसभा है। प्रत्यक्ष निर्वाचन, देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था शुरू की गई। हालांकि वोट देने का अधिकार संपत्ति और शिक्षा के आधार पर ही सीमित था, बहुत हद तक। नेक्स्ट आता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार। 1909 में जो पृथक निर्वाचन केवल मुसलमानों को दिया गया था, उसे बढ़ाकर सिखों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस के लिए भी लागू कर दिया गया था। लोक सेवा आयोग, इसी अधिनियम के तहत जो 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का जो है प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चोल साम्राज्य में भूमि दान के प्रकारों के नाम क्या थे? चोल साम्राज्य के बारे में पूछा है तो चोल साम्राज्य जो है चोला एम्पायर के दौरान भूमि अनुदान या भूमि दान की एक बहुत ही व्यवस्थित प्रणाली थी। चोल शिलालेखों, विशेषकर उत्तर मेरूर शिलालेख में विभिन्न उद्देश्यों के लिए दी गई भूमि के अलग अलग नामों का उल्लेख देखने को मिलता है। चोल काल में भूमि दान के मुख्य प्रकार के निम्नलिखित थे। तो पहला आता है वेल्लन बगाई। वेल्लन बगाई जो यह गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि थी। यह वह भूमि थी जिस पर जो सामान्य किसान खेती करते थे और राज्य को जो है लगान यानी टैक्स दिया करते थे। नेक्स्ट आता है ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय जो यह वह भूमि थी जो ब्राह्मणों को उपहार में दी जाती थी। इस भूमि पर आमतौर पर कोई कर नहीं लिया जाता था। चोल राजाओं ने बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को दक्षिण भारत में बसाने के लिए ऐसी भूमि दान की थी, जिससे कई ब्रह्मदेय बस्तियों का निर्माण देखने को मिला था। नेक्स्ट आता है इसमें शाला भोग। यह भूमि किसी विद्यालय यानी स्कूल के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि थी।
इस भूमि से होने वाली जो है आय का उपयोग छात्रों के भोजन, शिक्षकों के वेतन और विद्यालय की मरम्मत के लिए किया जाता था। नेक्स्ट आता है देवदान। देवदान या तिरुनमटुक्कनी जो है यह मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। चोल काल में मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि वे आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। इन जमीनों से जो है पहले होने वाली आय से मंदिरों का भव्य प्रबंधन, मैनेजमेंट जो है किया जाता था। नेक्स्ट आता है पलिच्चंदम। पलिच्चंदम जो है यह क्या था? पलिच्चंदम जो है यह जैन संस्थानों की बात करते हैं। जैन इंस्टीट्यूशन को दान में दी गई भूमि थी। चोल शासक धार्मिक रूप से उदार थे और वह हिंदू मंदिरों के साथ साथ जैन मठों और संस्थानों को भी सहायता देते थे। चोल भूमि अनुदान की जो है मुख्य विशेषता ताम्रपत्र यानी कॉपर प्लेट्स। भूमि दान का विवरण अक्सर तांबे की प्लेटों पर उत्कीर्ण किया जाता था, जिन्हें ताम्रपत्र कहा जाता है। ये प्लेटें एक राजसी मुहर से जुड़ी होती थी। सभा और ऊड़ की बात करते हैं। ब्रह्मदेव भूमि का प्रबंधन सभा यानी ब्राह्मणों की परिषद द्वारा किया जाता था, जबकि वेल्लन बगाई भूमि का प्रबंधन ऊड़ यानी सामान्य ग्राम परिषद द्वारा जो है देखने को मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान का अनुच्छेद 87 में क्या क्या है? संविधान अनुच्छेद जो है संविधान का अनुच्छेद 87 क्या कहता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 आर्टिकल 87 राष्ट्रपति द्वारा संसद के विशेष संबोधन स्पेशल एड्रेस से संबंधित है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को कुछ खास अवसरों पर संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने की शक्ति और जिम्मेदारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 87 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। संबोधन के दो विशेष अवसर होते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुलाकर संबोधित जो है इसमें करते हैं। आम चुनाव के बाद की बात करते हैं। लोकसभा के प्रत्येक नए चुनाव के बाद होने वाले पहले सत्र की शुरुआत जो है इसमें किया जाता है। प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र, हर साल के पहले सत्र आमतौर पर बजट सत्र की शुरुआत में जो है राष्ट्रपति का संबोधन होता है। संबोधन की विषय वस्तु जो है इस भाषण में राष्ट्रपति संसद को उन कारणों से अवगत कराते हैं जिनके लिए संसद जो है बुलाई गई है। नेक्स्ट है वास्तव में जो है यह भाषण राष्ट्रपति का अपना व्यक्तिगत भाषण नहीं होता, बल्कि इसे मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें सरकार की पिछले वर्ष की उपलब्धियों और आगामी वर्ष की नीतियों व योजनाओं का विवरण होता है। नेक्स्ट आता है धन्यवाद प्रस्ताव। मोशन ऑफ थैंक्स की बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रपति के संबोधन के बाद सदन के नियमों के अनुसार इस भाषण पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया जाता है। दोनों सदनों में सरकार द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिस पर सांसद बहस करते हैं। इस चर्चा के अंत में प्रधानमंत्री बहस का जवाब देते हैं और फिर प्रस्ताव पर मतदान वोटिंग होता है। नेक्स्ट है इसमें संवैधानिक महत्व की बात करें। सरकार का बहुमत। धन्यवाद प्रस्ताव का लोकसभा में पारित होना अनिवार्य है। यदि यह प्रस्ताव गिर जाता है, पास नहीं होता, तो इसे सरकार की हार माना जाता है और सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। संसदीय परंपरा। यह परंपरा ब्रिटेन के क्वींस स्पीच से ली गई है। अनुच्छेद 86 और 87 में अंतर। अक्सर लोग अनुच्छेद 86 और 87 में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का संसद को संबोधित करने का वैकल्पिक अधिकार, वे कभी भी संसद जो है भेज सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 87 की बात करें तो यह राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य कर्तव्य है। विशेष अवसरों पर जो है संबोधन देना ही पड़ेगा, यह जो है अनुच्छेद 87 में कहा गया है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।